हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूं ग्रेविटेशन इस लेसन का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टॉपिक को समझने से पहले हमें पहले दो वर्ड समझनी होगी। एक है ग्रेविटेशन और दूसरा है ग्रेविटी। क्या है? ग्रेविटेशन और दूसरा है ग्रेविटी। इन दोनों को समझना होगा। ग्रेविटेशन मतलब क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स एग्जर्ट होता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशन। और हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे। न्यूटन ने कहा था कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एग्जर्ट करते हैं। और उनके लॉ से हमने समझा था कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, इसका मास m1 है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट यहां है, इसका मास m2 है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ रहा होगा r। सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज द r। तो न्यूटन ने कहा था कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एग्जर्ट होता है। तो जो भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एग्जर्ट होगा उसका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस और उन दोनों के बीच में जितना सेपरेशन है उसका स्क्वायर। और ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। और इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये ग्रेविटेशन, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स हो उसे कहते हैं ग्रेविटेशन। ये बात समझ में आ गई। अब ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी ये है कि अपना ये अर्थ है, समझो दिस इज द अर्थ। ठीक है, तो ये अर्थ का सेंटर पॉइंट है। अर्थ का पूरा मास एक सेंटर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है। अब अर्थ के सरफेस से कुछ डिस्टेंस के दूर पे यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है। अब ये ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ। अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे कहते हैं ग्रेविटी। और इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? स्पेशली ये जो अर्थ है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर के तरफ खींचती है, यानी कि पुलिंग फोर्स एग्जर्ट करती है, खींचने वाला फोर्स एग्जर्ट करती है, और वही है ग्रेविटी। समझ में आ गया? तो दोनों में डिफरेंस है। कोई भी दो कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहा तो ग्रेविटेशन। अगर अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहा तो ग्रेविटी। और यहां ये जो अर्थ है यही ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और वही है ग्रेविटी। समझ में आ गया? अब देखो, ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता रहेगा। पहले ऊपर हाइट पे था, अब वो नीचे की तरफ गिर रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है। जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर रख के छोड़ देंगे तो ये नीचे की तरफ आता रहेगा। ये नीचे की तरफ आ रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। पहले वो रेस्ट पे था, कोई वेलोसिटी नहीं, मतलब रेस्ट पोजीशन पे था, रुका हुआ था। अब छोड़ दूंगा तो क्या होगा? वो नीचे की तरफ आता रहेगा। तो नीचे एकदम स्पीड से आ रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब बढ़ रही है मतलब चेंज हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो कुछ टाइम लगेगा, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज द एक्सेलरेशन। क्या पढ़े थे हमने? एक्सेलरेशन पढ़े थे, एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे हम कभी गाड़ी चलाते तो हम क्या बोलते हैं? अगर एकदम स्पीड से गया मतलब ज्यादा एक्सेलरेट करो। ज्यादा एक्सेलरेशन कर रहे हो मतलब ज्यादा स्पीड से जा रहे हो आप, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम
इज द एक्सेलरेशन। तो अर्थ ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा, पुलिंग फोर्स एग्जर्ट किया, मतलब ग्रेविटी क्रिएट किया। इस ग्रेविटी के वजह से इस ऑब्जेक्ट में क्या क्रिएट हुई, एक्सेलरेशन क्रिएट हुई। क्या क्रिएट हुई, एक्सेलरेशन क्रिएट हुई। मतलब इस ग्रेविटी के वजह से, अर्थ की ग्रेविटी के वजह से ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ गया, और उसी ग्रेविटी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम जी से दिखाते हैं। और अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो नीचे गिर रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 9.8। पहले एक काम करो, एक्सेलरेशन का यूनिट को समझो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये अपॉन है तो अपॉन, नीचे क्या है टाइम, टाइम का यूनिट है सेकेंड, कुछ नहीं मतलब 1। ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, तो मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड क्या, सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो क्या आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ ग्रेविटी एग्जर्ट करके, ग्रेविटी के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो कुछ एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, और वो जो एक्सेलरेशन होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब इतना समझ लो कि अर्थ जो ग्रेविटी एग्जर्ट करती है अर्थ के सरफेस पे, वो इतनी होती है। समझ में आ गया? अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर नहीं, अर्थ के सरफेस के थोड़े ऊपर, मतलब अर्थ के सरफेस पे समझ के चलो इतनी ग्रेविटी होती है। और इस ग्रेविटी से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए गैलीलियो ने कहा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप ले लो और अर्थ के सरफेस के थोड़े ऊपर से छोड़ो। अब ये अर्थ है, अभी हम यहां से छोड़ रहे हैं। अब ये भारी वाला ऑब्जेक्ट है, ये हल्का वाला है। दोनों को अगर हम छोड़ देंगे तो ये दोनों भी नीचे सेम स्पीड से आएंगे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर जो ग्रेविटी होगी, यानी कि खींचने का जो फोर्स होगा, अर्थ का ग्रेविटी मतलब नीचे पुलिंग फोर्स, तो नीचे पुलिंग फोर्स जो होगा इन दोनों पे सेम होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना होगा। मतलब ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे, मतलब दोनों सेम स्पीड से नीचे आएंगे, और एक गैलीलियो ने प्रूफ किया था। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखोगे प्रैक्टिकली, अब जैसे मान के चलो कि हमने क्या किया, थोड़े हाइट पे लेके गए और हम दो ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे, तो भारी वाला पहले आ जाता है, हल्का वाला लेट आता है। क्योंकि देखो एक बात याद रखो, ये दोनों भी एयर मीडियम में आ रहे हैं, तो अभी एयर मीडियम क्या करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी मीडियम से जाने से उसे रोकती है, उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, रुकावटें डालती है। तो ऐसे में ये जब दोनों ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहे हो तो ये एयर मीडियम इन दोनों के ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, मतलब रुकाती है। तो ऐसे में ये ज्यादा वेट वाला है, तो इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, यानी कि इसके अंदर के मॉलिक्यूल स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स एग्जर्ट करते, तो एयर को ऐसे हटा देंगे और नीचे आ जाएंगे। लेकिन ये हल्का है तो एयर मीडियम को जल्दी हटा नहीं पाएगा, थोड़ा लेट आएगा। लेकिन सोचो एयर मीडियम पूरा निकाल दो, कोई मीडियम नहीं रखना है, खाली रखना है, और अभी आप छोड़ो तो दोनों सेम टाइम पे आएंगे नीचे, और ये गैलीलियो ने प्रूफ किया था। ठीक है, तो एनीहाउ आपको ये समझा कि भाई ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, इतना तो आपको समझ में आ गया, राइट। अभी हम समझते हैं कि हमारा जो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी होगी, यहां पर ये ग्रेविटी कितनी होगी, और अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे, यानी कि मान के चलो h हाइट है, तो यहां पर इधर अर्थ की ग्रेविटी कितनी होगी, gh। तो हमें अर्थ की ग्रेविटी निकालनी है। ग्रेविटी का वैल्यू हमें पता है कि अर्थ के सरफेस पे 9.8 होता है करके, पर उसका फॉर्मूला भी चाहिए हमें, है ना। तो जरा उसको समझते हैं। तो उसके लिए क्या करें, देखो इसको निकाल लेते पहले।
देखो यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम निकालेंगे कैसे, देखो अब अपना ये अर्थ है समझो, ठीक है। अब अर्थ का जो मास है वो सेंटर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगा, और ये है अर्थ का रेडियस, ठीक है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट लेट से यहां पर है समझो, इधर अर्थ के सरफेस पे, और इसका मास है m, समझ में आ गया। अब अर्थ के सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा। अब जनरली क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, क्या निकालना है, वेट। हम वेट कैसे निकालते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालने के से पहले जरा देखो, ये अर्थ का सरफेस है, तो सरफेस पे कुछ ग्रेविटी होगा, जी ग्रेविटी होगा, मतलब अर्थ का खींचने की टेंडेंसी, खींचने वाला फोर्स कुछ तो होगा, जी होगा। हम वेट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट का हमें वेट निकालना है उसका मास लेते हैं, और उस पे कितनी ग्रेविटी है, मतलब उस पे कितनी पुलिंग फोर्स है, किसका, अर्थ का। अर्थ का पुलिंग फोर्स कितना है, वो जी, और यही वेट का फॉर्मूला होता है, बराबर। यानी कि वेट क्या है, जिस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है उसका मास ले लो, और वो जहां पर रुका है ना उधर ये प्लैनेट यानी कि अर्थ की ग्रेविटी वहां पर कितनी है उसको ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो उस ऑब्जेक्ट का वेट पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है। और वेट क्या है, एक नीचे की तरफ एक्ट होने वाला फोर्स तो है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही है तो वेट भी नीचे काम करेगा। समझ में आ गया। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने क्या पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है। तो अब मुझे बताओ, इधर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का मास m, और ये अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल है, तो F इज इक्वल टू कैपिटल G, अर्थ का मास है कैपिटल M और ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r, तो r का स्क्वायर। क्योंकि हमने यही पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या था, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 और m2 हो और उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो फॉर्मूला ये था कि कैपिटल G दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को मल्टीप्लाई करो और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर करो, यही तो था। तो अभी इधर दो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन दो, एक अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया ना, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां निकाला। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में खींचने वाला कौन है, अर्थ है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये वेट, वेट क्या है, नीचे की तरफ है, वेट में कौन है, ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, मतलब वेट भी नीचे काम कर रहा है, तो ये और ये दोनों का काम एक ही तो हुआ, दोनों एक ही काम तो कर रहे हैं, बस दोनों का फॉर्मूला अलग है लेकिन काम तो एक ही है, मीनिंग तो एक ही है, तो इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। सो हम इसका मतलब क्या बोलेंगे कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों एक ही तो हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझा। तो इसका आंसर देखो यहां पर क्या है, mg इज इक्वल टू क्या है यहां पर, कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल m कैंसिल हो गए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के मासेस तो थे, तो आपको यहां पर G इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ये वाला वैल्यू मिलेगा। और ये है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, कहां पर, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे।
अब एक बात याद रखो, मास ऑफ द अर्थ जो होता है ना, इसकी वैल्यू कितना है 5.97 इंटू 10⁻24 kg है, जिसको हम राउंड फिगर कभी कभी 6 इंटू 10⁻24 kg लिख लेते हैं कैलकुलेशन करते वक्त। ये क्या रेडियस ऑफ द अर्थ है। रेडियस ऑफ द अर्थ का जो मीन है, मीन वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, उसकी वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 एक काम का यहाँ पर 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। दूसरा देखो, अगर इक्वेटर पे निकालेंगे, यानी कि अर्थ का इक्वेटर पे अगर हम रेडियस निकालते हैं ना, तो तभी का जो वैल्यू होता है वो जनरली कितना आता है यहाँ पर 6378.1 किलोमीटर आता है, और इसका भी 0.1 आता है, पर मैंने हटा दिया, इसको राउंड फिगर लिया, इतना किलोमीटर होता है। समझा। लेकिन कुछ बुक्स में कभी कभी हम कैलकुलेशन करते वक्त क्या करते हैं, R = 6400 किलोमीटर भी ले लेते हैं, बट अभी आप पूरे टेक्स्ट बुक में आप ये फॉलो करोगे 6371 किलोमीटर है, इसका मेन रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ का मेन वैल्यू है। और अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम राउंड फिगर कितने बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब अगर देखो इसमें कैपिटल जी का वैल्यू आपको पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी आती थी, कैपिटल जी = 6.673 है, तो मैं 6.67 लिख लेता हूँ, इंटू कितना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अगर ये कैपिटल जी का वैल्यू आप यहां पुट कर दो, ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, R = 6371 किलोमीटर है ना, तो R = 6371 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ मीटर हो जाता है। अब अगर हम शिफ्टिंग करते, कुछ नहीं मतलब पॉइंट यहाँ पर है, इधर किया तो 10⁻1 और क्या तो 10⁻2 और क्या तो 10⁻3, मतलब ये हो जाएगा 6.37। अब 1 को हटा देता हूँ और 10 देखो 3 कितना 6 मीटर, इतना हो गया। मतलब R की वैल्यू आप इधर इतना पुट कर दो, कैपिटल M का वैल्यू जो आपको दिख रहा है कहां पर, ये इतना इसमें पुट कर दो, कैपिटल G की वैल्यू जो आपको यहां दिख रहा है वो इधर पुट कर दो, तो आपको जो G का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम राउंड फिगर कितना लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे एक बात समझ में आ रहा है कि अर्थ के सरफेस पे जो अर्थ की ग्रेविटी है, जो पुलिंग फोर्स है, वो इतनी होती है। और यही ग्रेविटी क्या करती है, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, एक्सेलरेशन क्रिएट करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करके प्रोनाउंस करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। समझ में आ रहा है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जरा नोटिस करो, अगर आपको यहां पर ग्रेविटी निकालना है ना अर्थ के सरफेस पे, तो किस पे डिपेंड करता है, जो अर्थ है उसके मास और अर्थ का रेडियस सेंटर से लेके वहां तक, क्योंकि अर्थ स्फीयर के फॉर्म में, स्फीयर के फॉर्म में तो उसके सेंटर से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है यानी कि रेडियस, उस पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि ग्रेविटी जो होती है वो जिस प्लैनेट का आप निकालना चाहते हो उस प्लैनेट का मास और उस प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही है मेरी बात। उधर कौन सा ऑब्जेक्ट है उस पे डिपेंड नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता वहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट के तौर पे आप एक फुटबॉल रख दो या फिर एक टीवी रख दो या फिर आप कार रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। इन सबके मास अलग अलग है, लेकिन मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करता है। अब अगर सोचो मैं यही ग्रेविटी किसी दूसरे प्लैनेट पे निकालना चाहता हूं, ठीक है, लेट्स से अगर हमने कहा कि मार्स पे निकालना है, तो अब मान के चलो कि ये मार्स वाला प्लैनेट है, तो अब यहां पर मार्स का मास होगा, ये मार्स वाले प्लैनेट का मास है,
और मार्स क्या रेडियस है। तो अगर आप इस पे ग्रेविटी निकालना चाहते हो तो ग्रेविटी कैसे निकलेगा, ग्रेविटी ऑन दी मार्स प्लैनेट इज इक्वल टू कैपिटल जी तो फिक्स है। हमें कौन से प्लैनेट पे निकालना है ग्रेविटी, मार्स पे निकालना है। तो मार्स पे मास कितना है m, चलो इसको हम ऐसे लिख देते, ठीक है ऐसे, और यहां पर उसका रेडियस कितना है r, समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर किसी पे भी निकालो आप। चलो एक काम करते हैं, हम मून पे निकाल लेते हैं, प्लैनेट नहीं है लेकिन वो एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। हम मून पे निकाल के देखते हैं। जैसे अगर मान के चलो कि मैंने मून ले लिया, यहां पर ये मून है, तो मून का मास यहां पर होगा मास ऑफ द मून, और ये क्या है रेडियस ऑफ द मून। तो अब अगर मुझे मून पे उसकी ग्रेविटी निकालनी, मून की ग्रेविटी, तो कैसे निकालूंगा, यहां पर देखो लिखते वक्त कैसे लिखना है आपको, जी एम इज इक्वल टू कैपिटल जी फिक्स है। हमें मून का निकालना है तो मून का मास लेना पड़ेगा, और कहां पर निकालना है, मून के सरफेस पे निकालना है। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ द मून, तो रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर करना चाहिए। मैं जो भी फॉर्मूला बना रहा हूं इस फॉर्मूले के बेसिस पे बना रहा हूं। तो किसी भी प्लैनेट का या फिर मून का अगर आपको ग्रेविटी निकालना है, हर एक का अपना अपना ग्रेविटी है, अगर वो ग्रेविटी निकालनी है तो फॉर्मूला याद रखना है। ग्रेविटी कहां निकालना वो जरूरी है। अगर आप सरफेस पे निकालना चाहते हो तो फिर सेंटर से सरफेस तक कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करने का। अब ये मून है ना, मुझे ग्रेविटी यहां निकालना है उसके सरफेस पे, तो सेंटर से सरफेस तक डिस्टेंस कितना है आर एम है, तो आर एम का स्क्वायर किया। और इधर निकालना है, मून का निकालना है, तो मून का मास लिया। जिसका भी निकालना चाहते हो उसका मास लेने का, और कहां पर निकाल रहे हो वहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर करने का, सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस जो होता है उसका स्क्वायर करने का। समझ में आ गया। अच्छा सोचो कि अगर मैं इस कहानी को थोड़ा बदल देता हूं, मान के चलो कि काम करते हैं, इस पूरे सिस्टम को बदल देते हैं। अब अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, यहां से थोड़े हाइट पे लेके जाता हूं h हाइट, और अभी ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसका मास m है, अर्थ के सरफेस से हाइट पे गए हम, समझा। अब इधर कितनी ग्रेविटी होगी, तो इधर जो ग्रेविटी होगा वो अलग होगा, कुछ तो ग्रेविटी आएगा पर सरफेस से अलग ग्रेविटी होगा यहां पर। तो अब सेम कहानी हम लेते हैं एट हाइट, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर अर्थ के सरफेस से दूर पे निकालना है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर हमें यहां पर इस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट हाइट, और उसका मास m है, और उधर ग्रेविटी कितना है gh है। अब अगर इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू कैपिटल G, और अर्थ का मास कैपिटल M और उसका मास स्मॉल m अपॉन इन दोनों में कितना डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक r और इधर h, यानी कि r प्लस h है, तो नीचे क्या लिखेंगे r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई। देखो अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी उसका फॉर्मूला क्या आ रहा था, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर आ रहा था, ये हमने यहां पर देखा है। अभी हम इधर निकालना चाहते हैं, इधर तो यहां तक हो गया। सेम अभी इधर देखो, ये अर्थ क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट को खींच रही है, तो वेट और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों सेम हो जाएगा, तो ये सेम टू सेम रहेंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे, ये देखो इसके जगह पे क्या लिखेंगे mgh, और यहां लिख देंगे इधर क्या हो जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या मिलेगा gh इज इक्वल टू जी एम अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। समझ गए आप। इससे ये बात समझ में आ रहा है कि अगर आप यहां पर ग्रेविटी निकालना चाहते हो तो आप जहां पर निकालना चाहते हो वहां तक का डिस्टेंस सेंटर से कितना है
उसका स्क्वायर करो, और आप जहां पर निकालना चाहते हो वहां कौन सा प्लैनेट है, ये अर्थ है, तो अर्थ का मास ले लो। बस सिंपल सी बात है। देखो हमें यहां ग्रेविटी निकालना था, तो फॉर्मूला क्या था, gm/r²। क्योंकि यहां पर इधर से कितना डिस्टेंस है, r है, तो r का स्क्वायर हो गया। अगर हमें यहां निकालना है तो हम क्या करेंगे, gh, ग्रेविटी एट हाइट, यहाँ h सफिक्स दिख रहा है, सफिक्स h क्या बता रहा है, हाइट बता रहा है। gm/ कितना है यहां से यहां पर, r+h, तो r² की जगह पे क्या लिखेंगे, r+h² लिखेंगे। और ये बातें, अब अगर आप एक बात नोटिस करोगे ना, तो एक बात देखो, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे ना तो ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। कैसे, देखो अब यहां पर h है, h मतलब क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट का हाइट है, हाइट बढ़ेगी मतलब नीचे का वैल्यू डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज होता है तो वैल्यू क्या होता है, मेन जब सॉल्व करोगे तो मेन वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो वैल्यू जो आंसर आएगा वो कम हो जाएगा। मतलब ग्रेविटी क्या हो रही है, कम हो गई। जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे अर्थ की जो खींचने की ग्रेविटी है, पुलिंग फोर्स है, वो कमजोर पड़ता रहेगा, यानी कि ग्रेविटी डिक्रीज होती है। एज वी गो ऑन हाई फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होता रहेगा। समझ में आ रही है? तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और जरा आपको समझाते हैं कैसे करना है, ठीक है? तो इसको निकाल लेते हैं। देखो हम यहां क्वेश्चन ऐसे लेते हैं कि यहां पर कैलकुलेट द acceleration due to gravity on the surface of moon whose mass is 1/80 times that of the earth and radius is 1/4 times that of the earth। ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि हमें मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए कह रहा है। पहली बात तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर लेता हूं, ये रहा अपना अर्थ है, दिस इज द अर्थ, और अर्थ का मास यहां पर कैपिटल है और ये अर्थ का रेडियस कैपिटल आर। अर्थ जो है वो स्फीयर के फॉर्म में है, तो अभी मून भी स्फीयर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है? अब अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी होगा वो जी रहेगा। हमने अभी अर्थ ले रहे तो हम क्या करेंगे, यहां पर ई लिख देता हूं, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, जी ई इज इक्वल टू, यहां पर कैपिटल जी, और अर्थ के सरफेस पे निकालना है तो अर्थ का मास एम ई अपॉन कितने डिस्टेंस के दूर पे, वो आर ई का स्क्वायर, बराबर यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। और आपको पता है कि ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, इसकी वैल्यू कितना आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू अर्थ का ही है क्या, बस अगर मैं चाहूं तो यहां पर ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, अभी के लिए। तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी इतनी होती है, हमें पता है। अभी हम क्या करेंगे, यहां पर हम मून निकालेंगे, दिस इज अ मून। अब देखो ये मून का मास यहां पर कॉन्सेंट्रेट होगा, तो मास ऑफ द मून, और ये है रेडियस ऑफ द मून, और यहां पर है ग्रेविटी ऑफ द मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून। वो क्या कह रहा है कि ये जो मून का जो मास है वो अर्थ के मास से 1/80 टाइम्स, कितना बोल रहा है, 1/80 टाइम्स। देखो वो बोल रहा है कि मास ऑफ द मून है, हुज मास ऑफ द मून इज 1/80 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ,
यानी कि मास ऑफ द मून इज द 1/80 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। 80 टाइम्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि वो ये बता रहा है कि ये जो मून का मास है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो me/80 हो जाएगा, ये बता रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि जो उसका रेडियस है, मून का रेडियस है, रेडियस ऑफ द मून इज द 1/4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का रेडियस का 1/4 टाइम है वो, यानी कि हम यहां पर लिखेंगे रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू RE/4। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब अगर हमें इधर मून के सरफेस पे ग्रेविटी निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, Gm इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। फॉर्मूला ऐसा ही होना चाहिए था, है कि नहीं। किसी का भी ग्रेविटी निकालना है तो उसका मास ले लो और जहां पर निकालना है वहां तक का डिस्टेंस सेंटर से कितना है उसका स्क्वायर करो, यही वाली कहानी थी, है ना। अब हमें निकालना आगे Gm इज इक्वल टू कैपिटल G। एक काम करते हैं, जो हमको पता है उसको हम ले लेते हैं। देखो Gm/GE कर लेता हूं अभी। Gm का फॉर्मूला हमें पता है कितना, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन Rm का स्क्वायर है, अपॉन इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल G Me/RE का स्क्वायर हो गया। कैपिटल G कैंसिल, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, यानी कि Gm/GE इज इक्वल टू, देखो ये m मास ऑफ द मून है और ये क्या है यहाँ रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये क्या है मास ऑफ द अर्थ। जरा हम मास वाले को एक साइड में और रेडियस वाले को एक साइड में लिख लेते हैं। तो ये मास ऑफ द मून और इसको इसके नीचे लेके आता हूं मास ऑफ द अर्थ, और देखो इसको यहां लेके जाऊंगा तो रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द मून, इस पे भी स्क्वायर है तो एक साथ में स्क्वायर कर लिया, बराबर। थोड़ा आगे बढ़े या एक काम करते यहां से सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या आ रहा है यहां पर, Gm/GE इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर ये मास ऑफ द मून कितना दिया है Me/80, तो यहां लिख लेंगे Me/80 अपॉन ये वाला क्या है Me है और कुछ नहीं मतलब इसके नीचे 1 होगा। आगे रेडियस ऑफ द अर्थ वो तो वैसे ही रहेगा। अब रेडियस ऑफ द मून है, रेडियस ऑफ द मून कितना दिया है RE/4, कुछ नहीं मतलब इसके नीचे 1 होगा क्या, और ये क्या RE/4 होगा और इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसका न्यूमरेटर कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा है 1/80 बचा है, तो यहाँ रहेगा 1/80। देखो इसका न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, अब इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होता, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, इधर 4 का स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है Gm/GE, और देखो ये 1/80 है, 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16, 16 1 जा 16 5 जा, मतलब ये क्या आ रहा है Gm/G इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1/5। GE को मैं क्या लिख रहा हूँ, G लिख देता हूँ, ठीक है, ये है G। अब देखो Gm इज इक्वल टू, इसको यहाँ भेजो तो G/5, Gm इज इक्वल टू, G का वैल्यू कितना था 9.8 अपॉन क्या है 5। अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 5 1 जा 5, तो 5 1 जा 5 आ गया। अब उसके बाद 4 8, तो 5 9 जा 45, 48 में से 45 गया तो, और 5 6 जा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मून पे इतनी ग्रेविटी होती है, अर्थ पे इतनी ग्रेविटी है तो मून पे इतनी ग्रेविटी। आप सोचो इसकी ग्रेविटी कम है और इसकी ग्रेविटी ज्यादा है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है और मून की ग्रेविटी कम है। समझ में आ गया, क्लियर है। ऐसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द acceleration due to gravity on the surface of planet whose mass is 10 times the mass of the earth and radius is 20 times the radius of the earth. ठीक है, अभी भी क्या निकालने के लिए बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं। अब यहाँ एक काम करते हैं, हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल ME, उसका जो रेडियस है वो है RE, और यहाँ पर ग्रेविटी क्या रहेगा G। इसको मैं G से भी दिखा दूंगा। अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, GE इज इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन रेडियस क्या है RE का स्क्वायर, ये हो गया बराबर। अब दूसरा कोई एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट यहाँ पर, इसका नाम मेंशन नहीं किया है, कौन सा प्लैनेट है, क्या ये मार्स है या फिर कोई नेपट्टून, प्लूटो, कोई और प्लैनेट है, ऐसा प्लैनेट का नाम मेंशन नहीं किया, बट एक प्लैनेट बता दिया। ठीक है, अब इस प्लैनेट का जो भी मास होगा, प्लैनेट को हम P से रिप्रेजेंट करते, तो मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट, और उसके ऊपर जो भी ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। क्या बोल रहे हैं वहां पर, देखो, surface whose mass of the planet is 10 times the mass of the earth, mass of the planet is 10 times the mass of the earth, यानी कि T 10 ME आ जाएगा, इतनी बार हो गया। और क्या बोल रहे हैं, रेडियस इज 20 टाइम्स, मतलब प्लैनेट का रेडियस अर्थ के रेडियस से 20 गुना ज्यादा है, तो यहाँ पर ग्रेविटी कितना होगा। क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला GP इज इक्वल टू कैपिटल G MP अपॉन RP का स्क्वायर करेंगे, यही करना है ना। अब आगे देखो, GP अपॉन यहां पर GE कर लेता हूं, GP का फॉर्मूला क्या है, यहां पर G कैपिटल MP अपॉन RP का स्क्वायर, ठीक है, और GE का वैल्यू क्या है, यहां पर कैपिटल, यहां पर ME अपॉन RE का स्क्वायर है, G कैंसिल हो गए, तो GP अपॉन GE इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं भी डायरेक्ट लिखता हूं, MP के नीचे कौन आएगा, ME आएगा, तो MP अपॉन ME हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर RE स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे वाला है तो RP का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर है तो एक ही बार में स्क्वायर लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर MP कितना है, 10 ME है, तो यहाँ लिख देंगे 10 ME अपॉन नीचे वाला ME ऐसे ही रहेगा, ये E नीचे है क्या, सफिक्स है, यहाँ देखो RE वो तो वैसे ही है, RP कितना है 20 टाइम्स ऑफ RE, तो 20 टाइम्स ऑफ RE हो गया, और इसका स्क्वायर है, ME कैंसिल, RE कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा है, इधर 10 बचा है, और देखो यहाँ इतने रहेगा, अब ये यहाँ इधर कितना है 1/20 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये है GP अपॉन GE है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो GP अपॉन GE इज इक्वल टू 10 तो वैसे ही है, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये दोनों कट गए, तो अब GP अपॉन GE इज इक्वल टू 1/40 है, तो 40 इसको क्या करेंगे 10 टू द पावर 1 कर लेंगे, इसको ऊपर भेज के 10 टू द पावर -1 कर लेंगे, 1/4 मतलब 0.25 होता है, और 10 टू द पावर -1 होता है, बराबर। इसको एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे, 2.5 10 टू द पावर कितना -2 हो जाएगा, और ये क्या है GP अपॉन GE है। नाउ GP इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो GE क्रॉस मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया, GE का वैल्यू कितना है 9.8, 2.5 इंटू 10 टू द पावर कितना -2, ये कितना 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20 बराबर है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, देखो यहाँ 9.8 है, 9.8 और 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे
5 8 जा 40 तो यहाँ पर 4, 5 9 जा 45 और ये 49, 2 8 जा 16 यहाँ पर 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 कितना 19, 0 और ये कितना यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये यहाँ पर 9 6 कितना 15, यहाँ पर 9 प्लस 10 14, यहाँ पर 1, इधर कितना 2, 1 2 यानी कि 1 2 के बाद पॉइंट, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है 24.5 आ रहा है। 5 इंटू 10 टू द पावर कितना -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अगर पॉइंट को हटाना है तो क्या करो, एक बार यहाँ शिफ्ट करोगे 10 टू द पावर +1 आएगा और शिफ्ट किया 10 टू द पावर +2 आएगा। 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर +2 दोनों चले जाएंगे तो क्या रहेगा 0.245 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब उस प्लैनेट पे जो ग्रेविटी होगी वो इतनी होगी, उस प्लैनेट पे जो ग्रेविटी होगी वो इतनी होगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्वेश्चन बनते हैं। आप जब जेईई में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ग्रेविटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने सिर्फ इतना देखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे क्या फॉर्मूला बनाता है और कैसे हम उस फॉर्मूले को समझे, कैसे उस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने देखा है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि ये जो ग्रेविटी है वो अल्टीट्यूड पे कितना रहेगा, यानी कि अर्थ के सरफेस पे हाइट पे जाएंगे तो कितनी ग्रेविटी बनेगी, डेप्थ में कितनी बनेगी, ऐसे हम उसके वेरिएशन पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।